सीईसी की ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। आज भी मैं आपके सामने मुद्रा राक्षस के आधार पर पंच संधियों के विषय में ही बात करूँगी। ये 5 वो संधियाँ हैं जो प्रत्येक नाटक, प्रत्येक पटकथा के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं। तो मैं आपके सामने मुख संधि, प्रतिमुख संधि और कुछ गर्भ संधि के विषय में भी बात कर चुकी हूँ। और गर्भ संधि पताका नामक अर्थ प्रकृति और प्राप्त्याशा नामक अवस्था के मेल से बनती है। पताका, जैसा कि मैंने आपके सामने उसका लक्षण बताया था, जो भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में दिया, यद वृत्तम तु परार्थम स्यात् प्रधानस्योपकारकम प्रधानवच्च कल्पयेत् सा पताकेति कीर्तिता। यहाँ भी देखिए अनेक ऐसे दृश्य आते हैं, अनेक ऐसी घटनाएं आती हैं, अनेक ऐसी जो है अंतर कथाएं आती हैं एक नाटक के बीच में, जो कि वास्तव में नायक उनमें नहीं होता, नायक से वो साक्षात रूप से संबंधित नहीं होती हैं, उनका नायक कोई और होता है, परंतु वो उस प्रधान कथा की ही सहायक होती हैं। वो जो भी अंतर कथाएं होती हैं वो प्रधान कथा की ही उपकारक होती हैं और उन्हें भी प्रधान कथा के समान ही समझना चाहिए, क्योंकि उनका भी उतना ही महत्व होता है जितना नाटक की जो है प्रधान कथा का होता है। क्योंकि ये जो अवान्तर कथाएं हैं यही नाटक को फल की प्राप्ति की ओर ले जाती हैं। मैं यहाँ आपको उदाहरण देना चाहूँगी हमारे भारतीय सिनेमा का, कि आप एक किसी भी प्रेम कथा को ले लीजिए तो उसमें पंच संधियों का प्रयोग अवश्य होता है। उन पंच संधियों के द्वारा ही पटकथा जो है वो आगे बढ़ती है, वो फिल्म बनती है। जैसे मान लीजिए कोई प्रेम कथा है, प्रेम कहानी, उसमें प्रेमी और प्रेमिका है, तो सबसे पहले उसमें मुख संधि कहाँ होती है? मुख संधि होती है जब ये बताया जाता है कि अमुक जो है व्यक्ति अमुक जो है लड़की के साथ उसका संबंध है, या वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई देते हैं। चाहे वो किसी शादी पार्टी में हो या कहीं पर भी किसी भी उत्सव में हो, किसी भी स्थिति में हो, दोनों जब एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं तो वही मुख संधि होती है। क्योंकि उनका मधुर मिलन ही उस नाटक के जो चलचित्र है उसका जो अंत होना चाहिए, उसी के लिए वो चलचित्र बना है। तो फिर वहाँ सबसे पहले आरंभ ही होता है और वो बीज ही कहते हैं जब दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, और वो भी किसी न किसी नाटकीय विधि से, जिसे कि हम आरंभ कहते हैं, और ये मुख संधि होती है। फिर देखिए धीरे धीरे वो जो उनका मिलना आरंभ होता है, कहानी आगे बढ़ती है, मूल कथा जो है, जो प्रयोजन है उसको सिद्ध करने के लिए। लेकिन फिर बीच में कई बार कई अड़चनें आ जाती हैं और ऐसा लगता है कि इनका मिलन नहीं होगा। तो यहीं पर जहाँ पर जो है फल से टूट जाता है संबंध किसी कारण से, तो वो अब जो है वो प्रतिमुख संधि होती है। तो ये प्रतिमुख संधि होती है जब नायक और नायिका के मिलने के बीच में कभी माता पिता मना कर देते हैं, या कभी कोई और समस्या बीच में खड़ी हो जाती है, परंतु फिर उसका समाधान होते हुए फिर वो जब कहानी आगे बढ़ती है तो यही जो है वो आपकी प्रतिमुख संधि होती है। और फिर अब गर्भ संधि की बात करें तो पताका, बीच में अनेक और भी घटनाएं घटित होती हैं उस कहानी को रोचक बनाने के लिए। यदि आप पुरानी जो है फिल्मों को देखो
तो उसमें नायक के साथ सहनायक भी होता है, जो प्रमुखतः हास्य नायक होता है उसका और उसकी जो प्रेमिका है, उन दोनों का भी जो है वो प्रेम दिखाया जाता है और उसके माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। तो ये भी मुख्य कथा की समान ही रोचक होता है, आनंदवर्धक होता है और ये समान महत्वपूर्ण होता है और ये उस मुख्य जो कथा है प्रेमी और प्रेमिका का मिलन, उसमें सहायक के रूप में काम करते हैं। तो इसको हम कहेंगे पताका। और इसी में प्राप्ति आशा, यहाँ प्राप्ति की आशा, उनका प्रेम जो है नायक और नायिका का प्रेम सफल होगा, उनका मिलन होगा, ये इन्हीं पताका के माध्यम से। ये जो अंदर की जो और कहानियाँ होती हैं, प्रेमी के मित्र हैं, उसके और सहयोगी हैं, उनके प्रयत्नों के माध्यम से जो घटना आगे बढ़ती है तो वो प्राप्ति आशा होती है उसमें कि ये जो है इनका मिलन हो जाएगा। तो ये होता है गर्भ संधि। तो गर्भ संधि तक मैंने आपको बताया। तो इसी प्रकार से देखिए, हर पटकथा, हर कहानी, हर जो है फिल्म इन संधियों पर ही आधारित है और इन संधियों के द्वारा वो कहानी आगे बढ़ती है और तभी कहानी जो है वो अपने अंत तक पहुंचती है, चाहे वो अंत सुखांत हो या दुखांत। तो उसके बाद जो संधि आती है वो आती है अवमर्श संधि। अब अवमर्श संधि में प्रकृति नामक अर्थ प्रकृति और नियताप्ति नामक अवस्था का प्रयोग होता है। अब इसमें प्रकृति क्या है, तो देखिए, फलम प्रकल्प्यते यस्याह परार्था एव केवलम अनुबंध विहीनत्वात् प्रकृति विनिर्दिशेत। तो इससे पहले मैंने आपको गर्भ संधि में पताका के बारे में बताया था, और पताका भी और प्रकृति भी दोनों ही एक समान है। पताका में भी अवान्तर कहानी होती है, उसका भी नायक होता है अलग से, और वो भी जो है वो मुख्य कथा की प्रयोजन की सिद्धि में सहायक होती है। प्रकृति में भी फलम प्रकल्प्यते यस्य परार्थायैव केवलम। तो यहाँ प्रकृति में बताया कि जो इसका प्रकृति का फल है वो केवल परार्थ के लिए ही होता है। परार्थ मीन्स जिस उद्देश्य को लेकर नाटक लिखा गया है, नाटक के उस उद्देश्य को ही पूरा करने में ये प्रकृति जो है ये सहायता देती है। ये भी अवान्तर कथा है, अंदर अनेक और कहानियाँ और पात्रों के द्वारा जो कथा भाग होता है वो है, परंतु ये इसके लिए कहा कि ये केवल परार्थ के लिए है, अर्थात केवल नायक नायिका के मिलन में ही इसका योगदान होता है और इस अपने लिए स्वार्थ के लिए इसमें इनका कोई भी जो है स्वार्थ सिद्धि का प्रयोजन नहीं होता। इसलिए इसको हम प्रकृति नामक अर्थ प्रकृति कहते हैं। अब इसमें अवस्था की बात करें तो नियताप्ति। अब नियताप्ति अर्थात इस यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो जो नाटक का फल है वो उसकी प्राप्ति एक प्रकार से नियत हो जाती है, सुनिश्चित हो जाती है। कहा अपाया भावतः नियताप्तिस्तु निश्चिता। अब अपाय मीन्स विघ्न, बाधाएं सब समाप्त हो जाती हैं। जो विलन है उसको समझ लीजिए, जो खलनायक है वो या तो अपने आप मान जाता है, उसे जेल हो जाती है, उसको मार दिया जाता है। तो जो भी इस नाटक को जो फल तक नहीं पहुंचाने देना चाहते उन सब को दूर कर दिया जाता है, उन सब कंटकों का शोधन हो जाता है। अपाय जितने भी होते हैं उनके अभाव हो जाने के बाद ये अब जो है निश्चित हो जाता है अब कि निश्चय ही अब इन दोनों का प्रेमी प्रेमिका का मिलन हो जाएगा। यदि मैं प्रेम कथा की बात कर रही हूँ तो नायक और नायिका के मिलन को लेकर लिखी गई जो पटकथा है तो वो उस प्रयोजन की सिद्धि जो है
निश्चित हो जाती है और ये नियताप्ति नामक अवस्था होती है। अब इन दोनों से अवमर्श संधि बनती है और अवमर्श संधि का लक्षण बताते हुए कहा, क्रोधेनावमृषेद यत्र व्यसनाद्वा विलोभनात् गर्भ निर्भिन्न बीजार्थ सोऽवमर्श इति स्मृतः। अब यहाँ पे देखिए कि किन्हीं भी कारणों से, क्रोध से, व्यसन, विलोभन से जो गर्भ में जो बीज जो है वो गर्भित था, वो बीज जो है अब प्रस्फुटित हो गया। अब फल के रूप में उसकी जो प्राप्ति है वो निश्चित हो जाती है। अर्थात जैसे बीज है तो उसमें जब वो बड़ा होता है तो कभी कभी वो बढ़ना बंद कर देता है या धीरे बढ़ता है, तो पुनः उसमें खाद इत्यादि डाली जाती है और उसमें सिंचाई अच्छे से की जाती है, तो फिर जब उसमें फूल आने लग जाते हैं तो फिर फल की प्राप्ति नियत हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जब बाधाएं जो हैं वो आती हैं और उन बाधाओं को जब दूर कर लिया जाता है तो सभी बाधाओं के समाप्त हो जाने के बाद जब फल प्राप्ति जो है जहाँ निश्चित दिखाई देने लग जाती है तो उसी को हम अवमर्श संधि कहते हैं। और मुद्रा राक्षस में अवमर्श संधि का लक्षण उस पद्य के माध्यम से मैं बता रही हूँ। उसमें कुर्वन् बुद्ध्या विमर्शम, अर्थात बुद्ध्या विमर्शम कुर्वन्, विमर्श अवमर्श संधि को विमर्श संधि भी कहते हैं, अर्थात बुद्धि के द्वारा विमर्श करना। अब यहाँ भी देखिए जितने भी बाधाएं होती हैं उन बाधाओं को दूर कैसे किया जाता है, बुद्धि प्रयोग के द्वारा। जब जो है विपरीत परिस्थितियां हैं, खलनायक हैं और उस विपरीत परिस्थिति से किस तरह से छुटकारा प्राप्त करना है, खलनायक से किस प्रकार से छूटना है, ये सारा काम जो है वो बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए कहा कि अवमर्श संधि में बुद्धि के द्वारा विमर्श किया जाता है। तो इसलिए ये जो पंक्ति है ये अवमर्श संधि को हमारे सामने प्रकट करती है। अब अंतिम जो संधि है वो है निर्वहन संधि। अब निर्वहन संधि जिसका कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, निर्वहन अर्थात जहाँ पे समस्त काम पूरा हो जाता है। अर्थात निर्वहन मीन्स जो हम जिस कथा के उद्देश्य को लेकर हमने नाटक लिखना शुरू किया, जब हम नाटक लिखते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई तो लक्ष्य होता है कि मैं ये नाटक इसलिए लिख रही हूँ। तो उस लक्ष्य तक पहुँचना जो है, पहुँचने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो अन्य उसके अंदर कहानियाँ जोड़ी जाती हैं, वो किस लिए जोड़ी जाती हैं, वो कि उस नाटक के अंदर उसका रोमांच बना रहे। अगर मैं सीधा ही शुरू में मान लीजिए मेरे को मुद्रा राक्षस ही ले लीजिए और इसमें चाणक्य सीधे सीधे बहुत सारी सेना इकट्ठी करे और जाके राक्षस को पकड़ कर ले आता है, क्योंकि राजा है, राजा के पास तो बहुत शक्ति है, तो राक्षस को पकड़कर लेकर आकर उसको मंत्री बना देता है। तो यही कहानी है, इसमें तो यही कथा है ना कि चाणक्य राक्षस को चंद्रगुप्त का मंत्री बनाना चाहता है। परंतु यहाँ पर इस कहानी को रोचक बनाने के लिए इसमें राजनीतिक योजनाओं का जिस तरह से प्रयोग किया है, तो इन्हीं योजनाओं में कभी योजना सफल होती है, कभी ऐसा लगता है कि भेद खुल गया चाणक्य का। तो ये जो है इस प्रकार से जो कभी सफलता कभी असफलता, इस प्रकार की जो स्थिति बनी रहती है, ये जिज्ञासा बना के रखती है और उस नाटक में उसकी रोचकता को और बढ़ाती है। तो इसलिए यहाँ और अंत में जब कार्य पूरा हो जाता है बाधाओं को पार करते हुए, तो वहाँ उसको निर्वहन संधि कहते हैं। और निर्वहन संधि में कार्य नामक अर्थ प्रकृति और फलागम नामक अवस्था होती है। कार्य नामक अवस्था
इसके परिभाषा देते हुए नाट्यशास्त्र ने कहा, यदाधिकारिकं वस्तु सम्यक प्राज्ञै प्रयुज्यते तदर्थो यह समारंभस तत्कार्यम परिकीर्तितम। यहाँ देखिए कि मैंने आरंभ में ही आपको बताया था कि कथा दो प्रकार की, जो कथा वस्तु दो प्रकार की होती है, एक होती है आधिकारिक और एक होती है प्रासंगिक। और आधिकारिक कथा मुख्य कथा होती है, नायक और नायिका से संबंधित होती है, और वो नायिका ना भी हो तो जो उस कथानक का नायक होता है उसी से संबंधित होती है, और जो फल तक अंत तक चलती है वो आधिकारिक कथा होती है। और प्रासंगिक कथा जो बीच बीच में अन्य कथाएं आती हैं, जिनमें मैंने एक पताका आपके सामने बताया और एक मैंने बताया एक प्रकरी है। तो ये जो पताका और प्रकरी हैं, ये भी मुख्य कथा की ही सहायक होती हैं, उपकारक होती हैं, परंतु इनको प्रासंगिक कथा जो है वो कहते हैं। तो जब आधिकारिक कथा जो है यदाधिकारिकम वस्तु, जब आधिकारिक कथा वस्तु सम्यक प्राज्ञै प्रयुज्यते, सभी के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है, और जिसके लिए समारंभ हुआ था, जिस फल की प्राप्ति के लिए जो है वो आरंभ किया गया था, जब वो पूरा हो जाता है तो उसको कार्य कहते हैं। तो कार्य नामक अर्थ प्रवृत्ति कहते हैं। एक साहित्य, ये नाट्य शास्त्र में है, साहित्य दर्पणकार ने भी इसके लक्षण देते हुए कहा, अपेक्षितम तो यत् साध्यम आरंभो यन्निबंधनम समापनम तुम यत् सिद्ध्यै तत्कार्यम इति सम्मतम। ये तो बहुत स्पष्ट जो है परिभाषा है कि अपेक्षितम तो यत् साध्यम, जो साध्य है, जिस साध्य की अपेक्षा है कि ये साध्य जो है वो प्राप्त होना चाहिए, तो जिस साध्य की अपेक्षा होती है और जिसके लिए आरंभ किया जाता है, नाटक का आरंभ जिसके लिए होता है और जिसकी सिद्धि के लिए समापन होता है, उस समापन को ही जो है क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो कार्य वास्तव में क्या है, समाप्ति, उस फल प्राप्त होना, नाटक की समाप्ति को ही कार्य कहते हैं। और इसकी जो अवस्था है इसको फलागम कहते हैं। फलागम का भी यही अर्थ है कि फल की प्राप्ति हो जाना। तो उसका लक्षण देते हुए कहा, अभिप्रेत समग्रं च प्रतिरूपम क्रियाफलम इति वृत्ते भवेद यस्मिन् फल योग प्रकृतितः। इसमें भी बताया कि जो अभिप्रेत जो था, जिसके लिए नाटक रचा गया था, उस क्रिया का जो फल जब प्राप्त हो जाता है जिस इतिवृत्त में, वो उसको फल योग कहते हैं। फल के साथ योग होना, जिसके कार्य के लिए नाटक लिखा गया है उसके फल के साथ योग होना ही फलागम कहलाता है। और भी इसका लक्षण है, सा अवस्था फल योगा स्यात् या समग्र फल उदय, अर्थात समग्र फल के उदय जहाँ प्राप्त हो जाए। अगर आधा फल प्राप्त हो और आधे फल की प्राप्ति ना हो तो भी जो दर्शक जो हैं उनको प्रसन्नता नहीं होती। जब पूरा का पूर्ण फल प्राप्त हो नाटक का, तो जो वही अवस्था जो है वो फल योग कहलाती है। और इन दोनों से जो संधि है वो है निर्वाण संधि। और निर्वाण संधि की परिभाषा है ये समानयनम अर्थानां मुखाद्यानां सर्वबीजिनां फलोपसंगतानां च ज्ञेयं निर्वहणं तु तत्। इसका अर्थ है कि जितने भी मुख आदि, मुख प्रतिमुख इत्यादि जो संधियां हैं, सर्वबीजिनां, बीज इत्यादि से युक्त जो मुख आदि संधियां हैं, वो जब फल से जब उनका संगम हो जाता है तो निर्वाण संधि कहलाती है। मुद्रा राक्षस में निर्वाण संधि के लिए कहा, प्रसृतम अपि संहरन कार्य जातम, अर्थात जितना भी जो कार्य समूह, जितनी भी घटनाएं हैं, जब वो
समस्त घटनाएं मिलकर एकत्र होकर फल प्राप्त कराती हैं, तो वहाँ उसको हम निर्वाण संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से इन नाटक की रचना करने के लिए प्रत्येक नाटककार को, चाहे कोई आधुनिक नाटककार हो, चाहे कोई प्राचीन नाटककार हो, उसको नाटक लिखने के लिए इन्हीं 5 संधियों से गुजरना पड़ता है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो नाटक की कथा वस्तु आगे नहीं बढ़ पाएगी, और कभी कभी नाटक देखने वाले भी जो है वो दुविधा में पड़ जाएंगे कि ये नाटक लिखा गया था, इस नाटक का प्रयोजन क्या था। और यदि घटनाएं भी उस नाटक से संदर्भित ना हो, उसके साथ संबंधित ना हो, तो जो बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है कि हाँ शुरू में तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन बीच में पता नहीं कौन कौन सी घटनाएं आ गई, क्या क्या आ गया, तो ये मूवी जो है वो बिल्कुल बोर है, देखने योग्य नहीं है। इसी प्रकार से यदि अंत सही ना हो तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाटक मूवी तो शुरू में तो बहुत अच्छी थी, बीच में भी, परंतु इसका अंत क्या था ये भी नहीं समझ में आया। तो अब आपको मैंने बताया कि प्रत्येक नाटककार के लिए ये आवश्यक है कि इन संधियों का ध्यान रखें। और विशाख दत्त ने, क्योंकि अपने पद्य में ही बताया है कि एक नाटककार को नाटक की रचना करने में इन 5 संधियों का प्रयोग करना पड़ता है, जो कि बड़ा ही कष्टकारी है। आसान काम नहीं है नाटक लिखना कि कोई भी लिख के बैठ जाए। तो मैं जब भी आगे आपके सामने, अब जो आगे के जो पद्य मैं आपके सामने रखूंगी या कथा भाग रखूंगी, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी कि कहाँ पर मुख्य संधि है और कहाँ अन्य संधियाँ हैं। तो इसी के साथ ही ये संधि भाग जो है ये समाप्त होता है। अब मैं अगले व्याख्यान में मुद्रा राक्षस का जो टेक्स्ट है वो आगे बढ़ाऊंगी आपके साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।